1950 का दौर था। भारत अभी ठीक से आजाद भी नहीं हुआ था। देश गरीबी, बीमारी और अंधविश्वास से लड़ रहा था। और इसी दौर में एक आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सपना देखते हैं, एक विजन जो भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो सपना था भारत को दुनिया के मैप पर खड़ा करने का। ऐसे भारत का सपना जो न सिर्फ स्वास्थ्य हो बल्कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और कैपेबल लोग भी यहाँ से निकले। वैसे सपना देखना तो आसान था, लेकिन उसे पूरा करना अपने आप में ही एक अलग ही लड़ाई थी। यह सपना दो रास्तों से गुजरने वाला था। एक तो वो जो भारत की हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने वाला था, और दूसरा टेक्नोलॉजी में अपने कदम जमाने वाला था। ये दोनों ही रास्ते भारत को एक नए दौर की तरफ ले जाने वाले थे। और इसी के साथ शुरू होती है ये कहानी। एम्स और IIT जो भारत की तकदीर को बदलने वाली थी। नमस्कार मित्रों, आज से 100 साल पहले हमारा देश पूरी तरह से बिखरा हुआ था। खुद के ना ही कोई हॉस्पिटल्स थे और ना ही कोई मशीन्स थी। लेकिन आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। लेकिन वही हेल्थ के मामले में भारत 105वें नंबर पर है, यानी कि दोनों ही मामले में काफी पीछे है। लेकिन यहाँ तक का सफर भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत यहाँ तक पहुँचा है और कितने लोगों ने इसके लिए खुद की कुर्बानी दी है। तो हमेशा की तरह फिर एक बार शुरू से शुरू करते हैं। 19 का दौर था। दुनिया के मैदान पर एक विशाल युद्ध की घोषणा होती है, वर्ल्ड वॉर 2। एक ऐसा युद्ध जिसे लोगों ने सिर्फ समय की तलाश नहीं बल्कि अपने सपनों की तलाश में अपना सब कुछ दान कर दिया। 1939 से लेकर 1945 तक चले इस युद्ध ने न सिर्फ देशों को बदला बल्कि लोगों के दिल और दिमाग को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस युद्ध ने देश के हर कोने में, हर घर में दर्द और दुविधा की कहानियां सुनाई, और इस दर्द की गहराइयों में भारत ने अपनी आजादी की तलाश की एक नई कहानी शुरू की। 1942 का समय था जब भारत की मिट्टी खुद से एक आवाज उठा रही थी। डू और डाई का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि देश की जनता का जुनून बन गया था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, शिक्षक हो, छात्र हो या फिर व्यापारी, सारे के सारे एक ही मंजिल की तलाश में थे, और वो थी आजादी। आज भी उन लम्हों की याद दिल को कांपते हुए चली आती है जब लोगों ने अपने सपनों के लिए जान की परवाह किए बिना अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। मौत तय थी, फिर भी इनके कदम रुके नहीं। ओमाहा बीच के ये जवान बहादुरी की मिसाल है। इतना आसान नहीं है दूसरों की आजादी के लिए खुद मौत को गले लगाना। फिर आया 15 अगस्त 1947। वो दिन जब भारत ने अंग्रेजी सरकार से आजादी हासिल की। हर एक दिल में खुशी थी, लेकिन आजादी का ये सफर सिर्फ एक शुरुआत था। वैसे 1947 के पहले के युद्ध ने हमें ये तो सिखा ही दिया था कि आजादी का असली अर्थ तभी समझ आएगा जब हमारे पास एक ऐसा शिक्षा हो जो समाज को सुधार कर एक नए भारत का निर्माण कर सके। और इस दिन की रात देश के हर कोने में नए सपने जग रहे थे। लेकिन इस रात की चादर के नीचे एक सवाल था, और वो सवाल था शिक्षा का क्या। देश को एक ऐसे शिक्षा की जरूरत थी जो न सिर्फ हमें आगे बढ़ाए बल्कि हमारे लोगों को उनकी सच्चाई का एहसास दिलाए। 1947 के बाद जब देश ने आजादी का जश्न मनाया, तब ये समझाना जरूरी था कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। आजादी के बाद नेहरू ने एक नई सोच की शुरुआत की। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं है तब तक हम आजादी का असली मायने नहीं समझ पाएंगे। Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. ये था उन लोगों का जुनून जो चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बन सके जहां हर किसी को अच्छी शिक्षा मिल सके। 1948 में जब नए विकास की बातें चल रही थी, तब एक नए विचार का जन्म हुआ। एक ऐसे संस्थान की जरूरत थी
जो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में एक्सपर्ट्स तैयार कर सके। और तभी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के लिए नए सपनों के आर्किटेक्ट थे, एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो दुनिया में अपनी पहचान बनाए। लेकिन ये सपना कभी आसान नहीं था। भारत को बदलने के लिए सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि दो चीज़ें चाहिए थी, एक स्वस्थ भारत और दूसरा विकसित भारत। नेहरू का ये विजन दो रास्तों पर चलने वाला था, एक तरफ हेल्थ केयर और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। पंडित नेहरू के विजन को संभालने के लिए उनके साथ बीसी रॉय जैसे डॉक्टर्स और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जैसे इंजीनियर्स का सहारा था। डॉक्टर बीसी रॉय, जो भारत के विजनरी डॉक्टर्स में से एक थे, उन्होंने पंडित नेहरू को ये बताया कि अगर देश को स्वस्थ और आगे ले जाना है तो हमें एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। ये 1956 की बात है, जब एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनने वाला था जो न सिर्फ डॉक्टर्स बनाएगा बल्कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स की आर्मी खड़ी करेगा। और इसी विजन का नाम था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यानी कि एम्स। लेकिन ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट था जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को तैयार करने वाला था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 1950s के दौरान भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ना के बराबर था। डॉक्टर्स की कमी थी, दवाइयों की कमी थी और लोग बीमारियों से लड़ते लड़ते जीने की उम्मीद खत्म कर रहे थे। हॉस्पिटल्स के नाम पर खाली इमारतें थी और डॉक्टर्स इतने कम थे कि गांव-गांव तक इलाज पहुंचाना एक सपना ही लगता था। तभी एक नए दौर की शुरुआत होती है जब एम्स के डॉक्टर्स नए टेक्निक पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। एक तरफ डॉक्टर सुश्रुतता के एंशिएंट भारत के मेडिकल विजडम को इंटीग्रेट करते हुए नए मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग शुरू होता है। भारत का हेल्थ सेक्टर में एक नए दौर में प्रवेश होता है। इस दौर में डॉक्टर पनंगीपल्ली वेणुगोपाल जैसे लोगों ने पूरे देश में अपने मेडिकल इनोवेशंस के लिए नाम कमाया। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का सफल सफर बन गया था। इसी वक्त पे वहीं दूसरी तरफ एक और सपना जन्म ले रहा था, भारत के इंजीनियर्स को दुनिया के टॉप नॉच एक एक्सपर्ट्स बनाने का सपना। इसके लिए सर विश्वेश्वरैया, जो इंजीनियरिंग के महान सोच वालों में से एक थे, नेहरू को ये समझाते हैं कि अगर भारत को आने वाले दौर में विकसित देश बनाना है तो हमें इंजीनियर्स की एक नई ब्रीड चाहिए जो दुनिया के सबसे बेहतरीन माइंड्स की गिनती में आ सके। इसी के चलते 1951 में पंडित नेहरू ने एक रिवॉल्यूशन का आगाज किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT की बुनियाद डाली गई। और तभी एक छोटी सी जगह खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बनाया गया। लेकिन सपना एक था, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को तैयार करना जो भारत को टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के साथ खड़ा कर सके। ये वही दौर था जब दुनिया एटॉमिक रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौर में आगे बढ़ रही थी और वहीं भारत पीछे छूट रहा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यहाँ से वो लोग निकलने वाले हैं जो सिलिकॉन वैली में दुनिया को लीड करेंगे और यहीं से IITs की तरफ से नए नए इनोवेशंस का दौर शुरू होता है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। छोटे छोटे हॉस्टल्स, लिमिटेड फंडिंग और बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद IITians का जुनून बढ़ रहा था। हर IITian का सपना था कुछ ऐसा करना जो भारत का नाम रोशन कर सके। एक छोटे से गांव का लड़का नारायण मूर्ति इसी सपने को लेकर आगे बढ़ा और आगे चलकर इन्फोसिस की शुरुआत की जो दुनिया के सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गया। यहाँ से IITians ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने कदम जमाने शुरू किए और यहीं से शुरू होती है एम्स और IITs की असली कहानी, जो न सिर्फ एक कल्पना थी बल्कि आने वाले समय में भारत की नई पहचान बनने वाली थी। 1980s के दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आई, ब्रेन ड्रेन, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत के सबसे टैलेंटेड माइंड्स जो IITs और एम्स से निकल रहे थे वो अमेरिका और यूरोप के लिए काम करने लगे। भारत अपने ही ब्रेन्स को खोता जा रहा था। ये एक ऐसी समस्या थी जो नेहरू के सपने को छोटी कर रही थी। लेकिन तभी 1990s के दौरान एक नया दौर शुरू होता है। इन्फोसिस और विप्रो जैसे इंडियन टेक जायंट्स दुनिया में अपने कदम जमाते हैं और भारत के इंजीनियर वापस अपने देश के लिए काम करने लगते हैं। ये वही दौर था जब भारत के टैलेंट ने वर्ल्ड स्टेज पर अपना डंका बजाया। नारायण मूर्ति, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे IITians दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज को लीड करने लगे। साथ ही एम्स के डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर देवी सेट्टी अपने इनोवेटिव सर्जरीज के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। ये एक नई कहानी थी भारत के टैलेंट की।
20s के दौरान भारत एक नए डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा था। इंटरनेट ने हर घर में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इस दौरान एम्स और आईआईटीज ने अपने आप को इस नए डिजिटल वेव के साथ मिलाने का काम शुरू किया। ये सिर्फ एक मेडिकल और इंजीनियरिंग रिवॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का दौर था जो पूरे देश को नए रंगों में रंग रहा था। जब 20s में भारत ने इंटरनेट रिवॉल्यूशन की तरफ कदम रखा, तब एम्स और आईआईटीज ने अपने स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को नए नए डिजिटल टूल्स के साथ एम्पावर करना शुरू किया। आईआईटीज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है और स्टूडेंट्स नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जिससे उनका टेक्निकल स्किल सेट और भी मजबूत होता है। ये वही दौर था जब इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की पहचान को दुनिया भर में प्रस्तुत किया। भारत के डॉक्टर्स भी इस डिजिटल वेव को अपनाते हैं। एम्स के डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जिससे गांव के लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना आसान होता है। ये एक ऐसी सोच थी जो न सिर्फ स्वास्थ्य को सुधार रही थी, बल्कि रूरल हेल्थ केयर को भी बढ़ावा दे रही थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इस दौर में हेल्थ इक्विटी के लिए काम करते हैं, उनका नाम हर जगह सुना जाने लगता है। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। 2008 का दौर आता है जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भारत के इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स को भी प्रभावित करता है। लेकिन आईआईटीज के स्टूडेंट्स और एम्स के डॉक्टर्स जो नए नए चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं, ये समझते हैं कि ये वक्त उन्हें नए अवसर देने वाला है। आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स इस समय इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम करते हैं, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टार्टअप्स में पोजीशन मिलती है। यही नहीं, एम्स के डॉक्टर्स ने भी अपने स्वास्थ्य सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए नए तरीके अपनाने शुरू किए। उन्होंने हेल्थ केयर को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाने का काम शुरू किया। ये एक नया सोच था जिससे उन्हें डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ावा मिला। दो 2014 आता है और नरेंद्र मोदी की सरकार डिजिटल इंडिया का विजन लेकर आती है। एम्स और आईआईटीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट नए इनिशिएटिव्स शुरू करते हैं। एम्स ने टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ाया और आईआईटीज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इनोवेशन के लिए फंडिंग स्कीम्स शुरू की। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स एक साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिजिटल हेल्थ केयर के विकास पर फोकस किया और स्वास्थ्य की दुनिया में नए पैराडिग्म को एस्टेब्लिश किया। इनके एफर्ट्स से एम्स ने हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को नए स्तर पर पहुंचाने का काम किया। 2020 में कोविड-19 आया जैसे एक सुनामी, जिससे दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम प्रभावित हुए। एम्स के डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में सामने आए और उन्होंने नए तरीकों से इस माहौल का सामना किया। टेलीमेडिसिन ने एक नई इंपॉर्टेंस ले ली, जिससे लोग घर बैठे स्वास्थ्य से जुड़ी एडवाइस ले पा रहे थे। यही नहीं, आईआईटीज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने कोविड-19 के लिए नए डायग्नोस्टिक टूल्स और मोबाइल एप्स डेवलप किए, जिससे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में मदद मिली। ये उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक मिसाल था, जिससे पूरे देश ने प्रशंसा की। जैसे जैसे कोविड-19 का समय चला, एआई और मशीन लर्निंग की तरफ दुनिया का ध्यान जाता है। 2021 में भारत के आईआईटीज और एम्स ने एआई को अपने रिसर्च में शामिल करना शुरू किया। एम्स के डॉक्टर्स एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स और प्रिडिक्टिव एनालिसिस पर काम करते हैं, जिससे उन्हें पेशेंट्स की बेटर केयर देने का मौका मिलता है। आईआईटीज ने एआई और रोबोटिक्स के साथ नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे देश की इकोनॉमी में नया रिवॉल्यूशन आता है। 2023 तक आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने एक ऐसे एआई मॉडल का विकास किया जो कि हेल्थ डायग्नोस्टिक्स में मददगार साबित होता है। इस मॉडल ने हेल्थ डेटा एनालिसिस को बढ़ा दिया और डॉक्टर्स को पेशेंट्स की स्वास्थ्य कंडीशन के बारे में पहले से ही बताने में मदद की। ये एआई का एक सार्थक प्रयोग था, जिससे एम्स और आईआईटीज ने नए मेडिकल ब्रेक थ्रूज के लिए राह खोल दी। 2024 आता है और भारत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नए चरण पर है। एम्स और आईआईटीज की कोलैबोरेशन ने देश के हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज एम्स दुनिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक है, जबकि आईआईटीज के स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज को लीड कर रहे हैं।
ये सफर अब सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं है, बल्कि हर भारतीय का है। एम्स और IITs ने सिर्फ देश को नहीं बल्कि दुनिया को भी दिखाया है कि आखिर भारत क्या कर सकता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है जो भारत को दुनिया के हर क्षेत्र में एक मुख्य स्थल पर ला रहा है। आज एम्स और IITs के सफर ने एक नया प्रेरणा का स्रोत बनाया है और हम सबको मिलकर इस सपने को पूरा करना है, एक स्वस्थ और विकसित भारत। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि ये एक शुरुआत है। जो सपने पंडित नेहरू ने 1950 में देखा था उसे आज हमें आगे बढ़ाना है और इन सपनों को पूरा करने के लिए हम सबका योगदान आवश्यक है। हेल्थ केयर में एम्स के डॉक्टर्स नए नए ब्रेक थ्रूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में IITs दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। भारत अब दुनिया का एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर है, लेकिन ये सपना अब सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। भारत को स्वस्थ और विकसित देश बनाने का ये सफर अब आपका है, मेरा है, हम सबका है। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बो भारत के लिए एक ऐसी ताकत बन गया है जो देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। आज भारत का हेल्थ टूरिज्म एक इंडस्ट्री बन चुका है जहां एम्स के डॉक्टर्स अपने सर्जिकल टेक्निक्स और मेडिकल केयर के लिए दुनिया भर से पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं IITians ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसे एक जायंट्स में अपने कदम जमाए हुए हैं। भारत को डिजिटल और AI रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ाते हुए हम सबको मिलकर एक नए सफर पर निकलना होगा जिसमें स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कहानी साथ चले, क्योंकि एक बेहतर कल के लिए हम सबका मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। और जो विजन 1950 में शुरू हुआ था आज भी हमारे सपनों में जिंदा है और अगर हमने अपनी मेहनत, अपना जुनून और अपना सपना जिंदा रखा तो एक दिन भारत दुनिया के हर फील्ड में अपनी एक यूनिक पहचान बनाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए फिर से एक बार भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपनी स्किल्स पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।